अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स में आप परमुटेशन भी पढ़ते हो, कॉम्बिनेशंस भी पढ़ते हैं और भी एडवांस काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक रूल्स। प्रोडक्ट रूल कहाँ यूज़ होगा, सम रूल कहाँ यूज़ होगा, डिफरेंस कब यूज़ होता है। क्योंकि जब आप आगे और एप्लीकेशन साइड पे जाओगे या और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बेसिक बेसिक टर्म्स अगर नहीं पता तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं। जैसे आज की हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं इसमें है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें सम रूल कहाँ है, आपने सम कब यूज़ करना है, डिफरेंस कब यूज़ करना है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज है उसमें से कुछ नंबर ऑफ वेज माइनस कर दें, डिवीजन की ज़रूरत कब पड़ेगी। अच्छा, ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी अगर आप आगे जाके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन, होल प्रिंसिपल कुछ भी सॉल्व करे तो हमें उसमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली की कंडीशन कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरीके से इन्हें लेके चलना है, किस तरीके से इसका सैंपल सेट बनेगा, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक लेक्चर में। रिपीटिशन अलाउड है तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा होगा, काउंटिंग टेक्निक्स पे क्या इफेक्ट करेगा। रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो फिर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ट्री डायग्राम कैसे बनेगी, कैसे सैंपल स्पेस, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे या जो एग्जांपल्स हम यूज कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक बाय रोजन। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा और आपकी हेल्प भी करेगा फर्दर एडवांस टॉपिक समझने के लिए। सो कीप वॉचिंग प्लान ऑफ। ओके, सो सबसे पहले तो समझते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, किस तरह की काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इसे डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है डिजाइनिंग पासवर्ड। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप डिजाइन करना चाहते हैं अपना लॉगिन पासवर्ड या ऐसी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करो जिसमें आप देखना चाहते हो कि कितने यूनिक पासवर्ड डिजाइन किए जा सकते हैं या कितनी यूनिक आईडीज डिजाइन की जा सकती हैं। सो आप काउंटिंग टेक्निक से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप यूनिक पासवर्ड डिजाइन कर सकें या आपके यूजर पासवर्ड डिजाइन कर सकें। टेलीफोन नंबर कितने डिज़ाइन किए जा सकते हैं, आप अगर आपके पास डेटा है आप उसमें देखना चाहते हो कि कितने यूनिक टेलीफोन नंबर्स इसमें हो सकते हैं। सो आप काउंटिंग टेक्निक यूज़ करें। आपके पास कोई गैमलिंग टेक्निक्स है, वहाँ पे गैमलिंग बॉल्स हैं या कार्ड्स हैं या कुछ इस तरह के पेपर्स हैं, अब आप देखना चाहते हो कि मैं रेड बॉल सिलेक्शन की क्या कितने नंबर ऑफ वेज हैं, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपकी सेटिंग करें, आप वॉर्डरोब सेट करें या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे आपने कुछ डिस्प्ले करना है तो आप देखना चाहते हो कि कितने पॉसिबल डिस्प्लेस बन सकते हैं आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को लेके। इसी तरह बुक शेल्फ में जब हम बुक्स अरेंज कर रहे होते हैं तो हम काउंटिंग टेक्निक से देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ओके, नंबर प्लेट्स डिजाइन करें तो कितने अल्फाबेट यूज करने हैं आपने, कितने डिजिट यूज करने हैं और कितने पॉसिबल नंबर प्लेट्स यूनिक डिजाइन की जा सकती हैं। डीएनए में आप देख सकते हो कि कितने पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, प्रोटीन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी तरह कार्ड्स गैमलिंग टेक्निक्स होती हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो आप देखते हो कि गेम्स होते हैं जो कंप्यूटर खुद ब खुद आपको रिप्लाई कर रहा होता है या आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी सैम्पल स्पेस बना दिया जाता है कि कितने पॉसिबल वेज हैं कि आप इन्हें कार्ड्स को अरेंज कर सकते हैं या कितने पॉसिबल वेज हैं जिसमें कंप्यूटर आपको आउटपुट दे सकता है। और फिर उसमें से देखते हैं कि बेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, तो फिर वो अलग टेक्निक है कि बेस्ट वन कैसे देखा जाए, लेकिन काउंटिंग टेक्निक्स में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कोई वेयर हाउस है, आप उसमें कुछ डाटा स्टोर करना, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोर करना चाहते हैं, बॉक्सेस प्लेस करना चाहते हैं, वो हम देखते हैं जिसकी एक मिसाल हम पिजन होल प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। सो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है डिफरेंट एरियाज में, आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए हर इंजीनियर, हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हम कहते हैं दिस इज पॉसिबल एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल, तो हम एंड की कंडीशन के बेस पे हम क्या करते हैं, दोनों नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम कहते हैं अ न्यू कंपनी विद 2 एम्प्लॉयज, ओके, rents a floor of building with 12 offices. How many ways are there to assign different offices to there? Okay, आपके पास
12 डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपके पास 2 एम्प्लॉयर्स हैं जिसे आपने ये असाइन करने। सो एम्प्लॉयर 1 को जब आप असाइन करोगे, आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 12 में से आप कोई भी रूम एलोकेट कर सकते हैं अपने फर्स्ट एम्प्लॉय को, ठीक है। एंड, अब एंड की कंडीशन आ गई, मींस हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। और एम्प्लॉयर 2 के लिए अब कितने नंबर ऑफ फेज हैं? अगर एक इनमें से कोई भी एक एलोकेट हो गया है किसी एक पर्सन को, तो अब रिमेनिंग रह गए हैं 11। अब आप बाकी 11 रूम में से कोई भी इस सेकंड पर्सन को असाइन कर सकते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 11, दिस नंबर ऑफ वेज यू कैन अलाउ these two people to have any room from these 12 rooms, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं अगर आपके पास एंड की कंडीशन यूज हो रही हो। नेक्स्ट इज द चेयर ऑफ एन ऑडिटोरियम आर लेबल्ड विद अपर केस इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि आपने जो लेबल करना है उसमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकते हैं आप, या आप 100 तक की काउंटिंग में कोई भी नंबर यूज करते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली? अब डिफरेंट नंबर्स कैसे असाइन कर सकते हैं? अच्छा, किस तरीके के नंबर्स की ये लोग बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एक चेयर है, आपके पास यहाँ ऑडिटोरियम में मल्टीपल चेयर्स हैं, ठीक है, और आप इन्हें अब डिफरेंट नंबर असाइन करना चाहते हैं, तो आप नंबर अल्फाबेट और नंबर्स को यूज करते हुए कैसे असाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल A1 या B16 या C100 और D12। तो इस तरह से अल्फाबेट और नंबर को यूज करते हुए हम कितनी डिफरेंट चेयर्स को लेबल कर सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? तो हम करेंगे ओके, हमारे पास 26 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, ओके, और हमारे पास 100 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 2600 चेयर्स जो हैं आपके पास यूनिकली लेबल आप कर सकते हो इस ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारे पास एंड की कंडीशंस आ रही होती हैं, हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितने अचीव हम कर सकते हैं। Okay, next example is there are 32 computers in a data center in the cloud. Each of these computers has 24 ports. तो 24 ports हैं और 32 computers हैं. How many different ways computer ports are there in this data set? ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 32 computers हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल, और सबके पास 24 ports हैं, 24 ports हैं, 24, तो टोटल ports कितनी होगी? 32 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 2 8. So we have 768 different ways, 768 different ports, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी डिफरेंट बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 आर देयर? ओके, तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स हैं। हर एक के लिए आपके पास 2 बिट्स होती हैं, सही है, 1 और 0। यहाँ भी 1 और 0 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 1 और 0 में से कुछ भी आ सकता है, और हर एक के लिए हमारे पास 2 नंबर ऑफ एज है क्या इससे? तो इन सब को आपस में आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 7 आपके पास डिफरेंट बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 बन सकती हैं, जैसे 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0, या 1 1 1 1 1 1 1, या 1 1 0 1 0। तो इस तरह 2 रेज़ टू द पावर 7 इतने नंबर ऑफ वेज हैं कि आपके पास डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ऑफ लेंथ 7। Okay, in this example, they are asking how many different license plate can be made if each plate contain a sequence of 3 uppercase letters. आप 3 uppercase letter use कर सकते हैं followed by 3 digits, जैसे कि यहाँ हमने example दिए। तो इस तरह की कितनी unique number plates बन सकती हैं? जैसे ये SB है 1 2 3 है, तो इसी तरह बन सकता है A B 2 4 1 या 2 4 5, ठीक है। तो इस तरह के कितने different number plates बन सकती हैं by using 3 letters and 3 digits. So we have 3 letters and 3 digits. So फर्स्ट लेटर में आपके पास 26 ऑप्शन है, कोई भी आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ या नॉट अलाउ इन्होंने नहीं दिया तो हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे लाइसेंस प्लेट में आपके पास नंबर्स लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, तो 26 इंटू 26 इंटू 26, ये 3 हमारे पास लेटर्स हो गए एंड 3 डिजिट्स,
तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 3 लेटर्स और 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स होते हैं ना हमारे पास, 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो इनमें से कोई भी डिजिट आ सकता है यहाँ, कोई भी डिजिट आ सकता है यहाँ, कोई भी डिजिट आ सकता है यहाँ। तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने से कि आपके पास इतने नंबर ऑफ वेज हैं कि यूनिक आपके पास लाइसेंस प्लेट बन सकती है, जो कि आंसर आपका आएगा 1757600। ठीक है, इतनी यूनिक नंबर ऑफ प्लेट्स बन सकती हैं बाय यूजिंग 3 डिफरेंट लेटर्स एंड 3 डिफरेंट डिजिट्स। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने सम रूल पे। तो सम रूल हम यूज करेंगे जब हमारे पास होगी इफ द टास्क कैन बी डन ईदर एंड और कंडीशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास इधर और की कंडीशन होगी तो हम यूज करते हैं उसमें सम रूल। हम दोनों नंबर ऑफ वेज को इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो एग्जांपल करते हैं। ओके, सो सम रूल में सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 3 लिस्ट। आपके पास 3 लिस्ट गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट 1 है जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गिवन है, और कितने प्रोजेक्ट्स हैं 23। एक और लिस्ट आपको गिवन है जिसमें आपके पास 15 प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह एक और लिस्ट आपको गिवन है जिसमें आपके पास 19 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट कैन सिलेक्ट कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 3। इन तीनों में से किसी एक में से वो प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट कर सकता है। और यहाँ कहते हैं नो प्रोजेक्ट इज ऑन मोर देन वन, कोई भी प्रोजेक्ट रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सो स्टूडेंट कैन सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस 23, और तो और के लिए प्लस सिंबल, और फ्रॉम दिस 15 प्रोजेक्ट्स, और ही और शी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस 19 प्रोजेक्ट्स। तो अब आप इन सबको ऐड कर लें तो देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। और अगर आप इस एंड से परेशान है कि भाई यहाँ एंड यूज हो रहा है और हम मल्टीप्लाई नहीं करें, तो इन्होंने बताया कि लिस्ट कंटेन्स 23, 15 एंड 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स। सही है, लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ दिस लिस्ट। सही, उन्होंने कहा कि आपने एक ही सिलेक्ट करना है। अगर तो ये कहते हैं ना कि तीनों में से एक एक सिलेक्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 19, अगर तीनों में से एक एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता। लेकिन ऐसा नहीं, वो कहते हैं तीनों लिस्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि वो प्रोजेक्ट, तो कितने, यहाँ से 23 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ से इसको 15 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, थर्ड लिस्ट से उसको 19 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे वो इन तीनों को सम करके आएंगे। So he or she has 57 different projects from where he or she can select one project. ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉजिक बिल्ड करनी है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है या उधर हमें सम रूल यूज करना है। Okay, but many counting techniques cannot be solved using just the sum rule or just the product rule. कि कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां हम सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों यूज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे ये रूल्स नहीं लगते हैं, हमें कुछ परमोटेशंस यूज करनी होती है, कुछ कॉम्बिनेशन, और कभी कभार हम पिजन होल प्रिंसिपल यूज करते हैं, कभी कभार हम ट्री डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके के लाजमी नहीं कि आप प्रोडक्ट और सम रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखते हैं आगे कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जहां ये रूल्स, सिर्फ ये रूल्स ही नहीं, हमें कुछ और टेक्निक्स लगानी होंगी, कुछ हाइब्रिड मेथड यूज करने होंगे, प्रोडक्ट एंड सम रूल दोनों यूज करने होंगे। सो लेट्स ओके, सो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ यूज हो रही है जहाँ पे हमारे पास सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों यूज होने वाले हैं। तो हाउ मैनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड यूजिंग ईदर। देखो ईदर और भी यूज हो गया, और साथ में कंडीशन क्या है, 2 अपर केस इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय 4 डिजिट्स। इट मीन्स 2 अपर केस लेटर एंड 4 डिजिट्स। तो एंड कंडीशन भी यूज हो रही है, और साथ साथ और के बाद क्या कहते हैं, 2 डिजिट फॉलोड बाय 4 अपर केस इंग्लिश लेटर। तो 2 डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, और इन कंडीशंस में एंड यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमें कहते हैं 2 अपर केस लेटर, तो 1 अपर केस लेटर एंड 2 अपर केस लेटर, एंड देन आपके पास आएंगे 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट। सो 26 अपर केस लेटर इंटू 26 अपर केस लेटर एंड 4 डिजिट। सो 4 डिजिट में हमारे पास आएंगे मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 26 अल्फाबेट से ए बी सी डी, अगर आप देखें तो ये टोटल 26 होते हैं। और इसी तरह अगर नंबर देखो 0 से लेके 9 तक, तो हमारे पास टोटल
10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 26 डिजिट्स अल्फाबेट्स की जगह यूज किया और 10 हमने यूज किया अपने लेटर्स के लिए। फिर कहते हैं और, ओके, सो हमारे पास एक और कंडीशन आ गई है, और के बाद क्या कहते हैं, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ओके, हमारे पास पहले 2 डिजिट्स हैं, सॉरी, दिस 1 डिजिट, 2 digit and then followed by 4 uppercase letter 1 2 3 4। तो 2 digit है, it means 10 into 10। और फिर हमारे पास 4 अपर केस लेटर हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, ABCDEF, आप 26 लेटर्स में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ भी तो हमारे पास ऑप्शन 26 है, सेकंड के लिए भी हमारे पास 26 ऑप्शन है, थर्ड के लिए भी 26 ऑप्शन है, एंड फोर्थ के लिए भी 26 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है और की वजह से बीच में हमारे पास सिंबल आएगा एडिशन का। आप इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें, दोनों का जो आंसर है उसे आप ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव 676 एंड 000 ऐड, फिर आपके पास यहाँ पे आएगा 4 5 6 9 7 6, इतने नंबर ऑफ वेज। आप दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52,457,600, इतने नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ये टोटल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारे पास दोनों एंड और ऑपरेटर यूज होते हैं वहां हम दोनों के लिए काम करते हैं फिर। ओके क्लास, सो अब है एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली की कंडीशन। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस नजर आएंगी। कभी कहेंगे एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ वेज, कभी कह देंगे एटमोस्ट 2 हेड, या एग्जैक्टली 1 टेल, इस तरह करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ेंगे एटलीस्ट तो फिर क्या कंडीशन है। जैसे इसमें कहते हैं हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ 4 इंग्लिश लेटर आर देयर दैट कंटेन्स एटलीस्ट 2 वॉवेल्स इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो अभी हमने रिपीटिशन अलाउ रखी है, रिपीटेड और नॉट रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट भी मैं भी फर्दर लेक्चर में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटलीस्ट का क्या मतलब है, फिर हम देखते हैं कि एटमोस्ट का क्या मतलब है, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टैकल करना है जब एटमोस्ट आ जाएगा, और किस तरीके से हमने टैकल करना है जब एग्जैक्टली आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशन है जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आपको नजर आएंगी, तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, अब पढ़ते हैं एटलीस्ट की कंडीशन। तो जब भी एटलीस्ट हम देखेंगे तो जहन में आता है कि बात कर रहे हैं कम से कम, ठीक है। जैसे भी आप लेक्चर देख रहे हो और आप समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम आपने सब्सक्राइब जरूर करना है या लाइक जरूर करना है। तो इसका मतलब है ये एटलीस्ट की कंडीशन है, ये तो करना ही, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, कुछ भी करें लेकिन कम से कम सब्सक्राइब, तो ये लोअर बाउंड है, ठीक है। और कर दें अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब। और उसके बाद हम करते हैं कि एटलीस्ट, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि एटलीस्ट की कंडीशन क्या है, तो कहते हैं कम से कम आपने 4 इंग्लिश लेटर का एक वो बनाया जिसमें आपने एटलीस्ट 2 वॉवेल जरूर यूज करने, ठीक है। तो हमने 2 वॉवेल्स यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कम से कम की बाउंड्री इन्होंने दे दी 2 वॉवेल्स। आप 2 वॉवेल से कम नहीं ले सकते, मतलब ऐसी स्ट्रिंग नहीं चाहिए जैसे 1 2 3 4 की है, इसमें हमने दे दिया ATWZ, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, तो इसमें मैंने सिर्फ एक वॉवेल यूज किया। इस तरह की स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए हमें। स्ट्रिंग क्या चाहिए जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 वॉवेल यूज हुए में हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4 डिजिट्स लेटर आपने यूज किया, आपने ए भी यूज कर लिया, आपने आई भी यूज कर लिया, यहाँ आपने टी और यहाँ जेड, तो क्योंकि 2 वॉवेल्स यूज हुए सो इट्स करेक्ट, ये इस कंडीशन में फुलफिल कर रही है। तो ऐसी कितनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ये पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन में। सो एटलीस्ट टू के मतलब है एटलीस्ट 2 हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने वॉवेल्स आप ले सकते हो, 5 वॉवेल्स भी ले सकते हो। लेकिन कंडीशन में क्योंकि 4 लेटर यूज करने तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 ही यूज कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये 5 या 6 इंग्लिश लेटर यूज कर सकते होते तो हम पूरे 5 वॉवेल भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कम से कम रेंज बताई है 2 वॉवेल्स। हम 3 भी यूज कर सकते हैं और हम 4 लेटर्स में 4 भी वॉवेल्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो 5th की कंडीशन है ना, ये यहाँ पे इसलिए नहीं लग रही, पूरे 5 वॉवेल्स हम इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी तो स्ट्रिंग की लेंथ ही 4 है, 4 की लेंथ में हम 5 वॉवेल यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप कम से कम 2 वॉवेल यूज कर सकते हैं या 3 वॉवेल्स, या 4 की 4 स्ट्रिंग में 4 वॉवेल यूज कर ले, डजेंट मैटर। लेकिन 2 से कम ऐसी स्ट्रिंग नहीं चाहिए जहां कोई एक वॉवेल यूज हुआ हो, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस बन रही हैं, या तो हम 2 वॉवेल्स यूज करेंगे, या और हम 3 वॉवेल्स यूज कर सकेंगे, और या हम 4 डिजिट लेंथ की इसमें सब वॉवेल्स यूज कर लें।
ठीक है। इसके अलावा और 5 वॉवेल्स का इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि जो लेंथ इन्होंने डिफाइन की है वो ही 4 है, तो इसलिए 4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। और अगर यहाँ लेंथ 6 या 7 डिजिट्स की होती है तो फिर हम 5 वॉवेल्स भी ले सकते थे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप इस तरह की स्ट्रिंग, कहते हैं हाउ मैनी स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं। सो लेट्स सी, 2 वॉवेल्स, 1 2 3 4 स्ट्रिंग है जिसमें आप 2 वॉवेल यूज कर सकते हो। और हमारे पास टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं, 5। ठीक है, ए यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं, ओ यूज, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहली प्लेस पे आप 5 में से कुछ भी यूज कर लें, सेकंड प्लेस में आप इस 5 में से कोई भी वॉवेल यूज कर लें। ठीक है, लेकिन इन 2 वॉवेल यूज कर रहे हैं तो हम बाकी के 2 क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 21। ठीक है, हमारे पास 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। सो 21 कॉन्सोनेंट या फिर 21 कॉन्सोनेंट, एक तो ये है, या और प्लस का सिंबल आ गया, या हम क्या कर सकते हैं 3 वॉवेल यूज करें तो 3 प्लेसेस पे सही है। अच्छा, ये प्लेसेस लाजमी नहीं है शुरू में ही 2 वॉवेल्स हो, मैंने लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ऐसे भी हो सकता था कि पहले में वॉवेल है दूसरे में वॉवेल है, यहाँ पे 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट, इन्होंने प्लेस नहीं इंडिकेट की कि पहली प्लेस पे वॉवेल होना, बस उन्होंने कहा 2 वॉवेल यूज होने चाहिए इसलिए मैंने 2 लिख दिए। आपस में मल्टीप्लाई होने, इनको मल्टीप्लाई कर लो या इसे मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कहते हैं 3 वॉवेल्स यूज कर सकते हैं, तो ओके आप इन 5 में से कोई भी वॉवेल यूज करो, 5 में से कोई भी वॉवेल यूज करो, 5 में से कोई भी वॉवेल यूज करो, लेकिन फोर्थ आप जो डिजिट या लेटर लोगे वो आप कॉन्सोनेंट में से ही लोगे। और फिर आप 1 2 3 4 के 4 वॉवेल्स भी ले सकते हो क्योंकि कंडीशन में एटलीस्ट यूज किया था, तो हम कह सकते हैं सही है, यहाँ पांचों में से कोई भी वॉवेल आ जाएगा, यहाँ पांचों में से कोई भी वॉवेल आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर कहीं लगा हुआ है तो वहां पे मल्टीप्लीकेटिव रूल भी लग रहा है हमारे पास और एडिशन रूल भी यूज हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए पूरी कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर बताएंगे। तो कैलकुलेशन करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई 21, सो वी हैव 11025 प्लस 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 21, so we have 2625 number of ways, plus 5 into 5 into 5 into 5 is 625। आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इतनी पॉसिबल 14,275 पॉसिबल 4 लेंथ स्ट्रिंग बनेगी जिसमें एटलीस्ट 2 वॉवेल्स यूज हुए होंगे, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या चारों के चारों भी वॉवेल्स हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम काम करेंगे जब भी कभी हमें कोई क्वेश्चन नजर आएगा जहां एटलीस्ट की कंडीशन होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां लिखते हैं कि आप एटलीस्ट 3 कॉन्सोनेंट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कम से कम 3 कॉन्सोनेंट, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 जितनी भी स्ट्रिंग है उस हिसाब से कोई इतने भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको हमेशा लोअर बाउंड देता है, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज एटमोस्ट, सो लेट्स सी। एटमोस्ट इसी तरह हमें बताता है ज्यादा से ज्यादा, इट मींस इट प्रोवाइड अस द अपर बाउंड। एटमोस्ट, अब कहते हैं यू कैन यूज एटमोस्ट 2 वॉवेल्स, तो इसका मतलब है कि अब आपको ये अपर बाउंड बता रहे हैं, आप 2 ज्यादा से ज्यादा 2 वॉवेल ले सकते हो या उससे कम ले सकते हो। कम क्या हो सकता है, या आप 1 वॉवेल यूज कर सकते हो, या आप नो वॉवेल मतलब 0 वॉवेल भी यूज करें। तो ये कंडीशन है, अगर आपके पास कंडीशन है एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 वॉवेल यूज करने से ज्यादा नहीं करने, इसका मतलब है कि या तो हम 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या कोई भी वॉवेल ना लें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ इस तरह पीछे की तरफ आते हैं एटमोस्ट में, और एटलीस्ट में हम आगे की तरफ जाते हैं, 2 3 4 5 ये एटलीस्ट में है और एटमोस्ट में हम बैकवर्ड आते हैं। सो हम कहते हैं अच्छा भाई अगर हमारे पास 4 डिजिट लेंथ की डिजिट है और हम यूज करने वाले हैं नो वॉवेल, या तो हम ये करने वाले हैं या और हम करने वाले हैं 1 वॉवेल यूज, और या हम करने वाले हैं 2 वॉवेल यूज। इन दैट केस अगर इन 4 में से 1 2 3 4 की प्लेसेस में कोई भी वॉवेल नहीं है तो इट मीन्स यहाँ भी 21 कॉन्सोनेंट में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ 21 कॉन्सोनेंट में कोई भी नंबर अल्फाबेट, यहाँ 21 में से कोई भी अल्फाबेट, और यहाँ भी। प्लस अगर कोई एक वॉवेल है, कोई भी वॉवेल है, सो फॉर एग्जाम्पल
या एंड में हम वॉवेल यूज कर रहे हैं, सबसे कहते हैं अच्छा पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल मतलब 5 में से कोई भी वॉवेल, या फिर 2 वॉवेल्स हैं तो इसका मतलब है कि 2 वॉवेल में, अब मल्टीप्लाई ना इसलिए मैंने एंड में भी मल्टीप्लाई किया, अब मैं शुरू में तो मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर क्या है, कहाँ पे रखा है आपने, सही है। सो पहले हम कोई भी वॉवेल ले लें, फिर कोई भी वॉवेल ले लें, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एटमोस्ट की कंडीशन में कितने वेज हैं कि आप डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हो बाय यूजिंग एटमोस्ट 2 वॉवेल्स। So calculation करते हैं, 21 into 21 into 21 into 21, so we have 194481 डिफरेंट इतनी स्ट्रिंग बन सकती है जिसमें कोई भी वॉवेल यूज नहीं होगा। ओके फिर 21 into 21 into 21 into 5 is 46305, 46,305 स्ट्रिंग ऐसी बनेंगी जिसमें एक वॉवेल यूज हुआ होगा। एंड हमारे पास 2 वॉवेल की में 11,025 इतनी ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें 2 वॉवेल्स यूज हुए होंगे। अब आप इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2,51,811 इतनी टोटल स्ट्रिंग बनेंगी जिसमें एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 वॉवेल या नो वॉवेल या 1 वॉवेल यूज हो सकता है, सही है। तो ज़्यादा 2 वॉवेल्स का मतलब है कि या तो कोई वॉवेल नहीं है या एक वॉवेल है या दो से ज़्यादा वॉवेल्स नहीं हो सकते, क्योंकि एटमोस्ट अपर कंडीशन होने का आती है 2 वॉवेल, इससे कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सो आई होप आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं एग्जैक्टली में क्या करना है। सो एग्जैक्टली का केस सबसे ज़्यादा आसान है। अब आपने 4 लेंथ की एक स्ट्रिंग बनानी जिसमें आपने एग्जैक्टली 2 ही वॉवेल यूज़ करने, उससे ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने, उससे कम भी यूज़ नहीं करने। तो ये सबसे आसान केस है। एग्जैक्टली 2 मीन्स आप कोई भी 2 स्ट्रिंग वॉवेल ले सकते हो, मीन्स 5 वॉवेल है, फिर 5 वॉवेल्स हैं, फिर हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट एंड 21 कॉन्सोनेंट। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जिसमें आपके पास एग्जैक्टली 2 ही दफा वॉवेल यूज होंगे। अब वॉवेल में से कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ यू, ठीक है, और प्लेस भी कोई भी हो सकती है। तो हम मल्टीप्लाई करें इसलिए हमने प्लेस का कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि वॉवेल शुरू में या एंड में, कहीं भी हो सकते हैं, बस मल्टीप्लाई किया। तो 11,025 इतनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगी जिसमें आपके पास एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स यूज हुए होंगे। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली की कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत से क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, वो है रिपीटिशन इज अलाउड और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कहते हैं कहीं पे रिपीटिशन अलाउ है, इसका मतलब है कि आप वो जो अल्फाबेट है आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि 8 इंग्लिश लेटर की आपने स्ट्रिंग बनानी है दैट कंटेन एट मोस्ट 1 वॉवेल इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड। लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए वापस आ सकता है, अगर बी है तो बी भी या सब में भी ए हो सकता है, सब में भी बी हो सकता है। रिपीटिशन अलाउ है अगर ऐसा है। सो कंटेन एटमोस्ट 1 वॉवेल, तो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक वॉवेल यूज करना है, तो एक से ज्यादा नहीं कर सकते आप वॉवेल यूज, एक करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो केस बनेगा वो बनेगा आप कोई भी वॉवेल यूज ना करें और आप एक वॉवेल यूज करें, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा एटमोस्ट 1 वॉवेल यूज करना है। तो अगर नो वॉवेल की कंडीशन है तो इन 8 स्ट्रिंग में से आप कोई भी वॉवेल यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है, और रिपीटिशन भी अलाउ है, आप रिपीट कर सकते, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 21 कॉन्सोनेंट में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 21 कॉन्सोनेंट 20, तो इसका मतलब है ये 8 डिजिट है, 21 रेज़ टू द पावर 8 मत मीन्स 21 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इतने टोटल नंबर ऑफ वेज है कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनेंगी। और एडिशन फिर आ जाता है 1 वॉवेल यूज करना है, तो 1 वॉवेल का मतलब है कि आप 21 रेज़ टू द पावर 7 टाइम 21 मल्टीप्लाई करोगे और एक दफा उसमें 5 मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि हमारे पास 5 वॉवेल हो सकते हैं। तो किसी भी एक जगह में कोई भी वॉवेल आ सकता है जिसकी नंबर ऑफ वेज 5 है और बाकी सब 21 21 एंड 21 आएंगे। सो आप दोनों को कैलकुलेट करो, ऐड करो और बताएं कमेंट्स में कि क्या आंसर आ रहा है। ओके अब अगर देखते हैं रिपीटिशन अलाउ अगर नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वेज हैं जहां पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और वही है सबसे पहले हम यूज करते हैं कि नो वॉवेल,
आपके पास कोई वॉवेल यूज नहीं हो रहे, फिर हम करते हैं कि वन वॉवेल, क्योंकि कंडीशन में था एट मोस्ट वन वॉवेल यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा एक, और एक से कम, एक से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो रिपीटिशन क्योंकि अब अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई वॉवेल यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हैं जो कि 21 होते हैं, तो इसका मतलब है आप कोई भी 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी फर्स्ट प्लेस पे यूज कर सकते हो। अब रिपीट नहीं करना, तो इसका मतलब है कि अब ये कम होते रहेंगे 20 इस प्लेस के लिए। फिर हम 20 में से हमारे पास जो दो यहाँ पे आप लिख चुके होगे, कोई भी दो कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जाम्पल बी और सी लिख दिया, तो अब आप वो नहीं ले सकते, कोई और कॉन्सोनेंट लेने, तो फिर दो कॉन्सोनेंट कम हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे 19, फिर एक कॉन्सोनेंट कम हो जाएगा 18, फिर एक कॉन्सोनेंट कम 17, 16, 15 एंड 14। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि जब आप कोई भी वॉवेल यूज नहीं करे तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आप वन वॉवेल यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपके पास कोई एक प्लेस पे वन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 में से कोई भी वॉवेल यूज कर सकते हैं। देन आप 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट यूज कर सकते हो। फिर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। तो आप इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, दोनों को सम करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक तो एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, एटमोस्ट की वजह से हमने नो वॉवेल यूज किया और वन वॉवेल यूज किया। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो जब रिपीटिशन अलाउ थी तो 21 21 21 कोई भी हमने कॉन्सोनेंट कम नहीं लिया, क्योंकि वो रिपीट हो सकते थे। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो जो कॉन्सोनेंट हमने यहाँ लिख दिया वो आगे यूज नहीं होगा, जो यहाँ लिख दिया वो नेक्स्ट यूज नहीं होगा, जो यहाँ लिख दिया वो नेक्स्ट यूज नहीं होगा। इसलिए देखिए नंबर ऑफ वेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आप इनके आंसर्स देखेंगे तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेज हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, यहाँ पे हमारे पास कम नंबर ऑफ वेज आएंगे। कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज आते हैं। वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेज हियर, लाइक 4 6 8 2 8 3 0 2 0 6 6। And here we have answer 1113497280. So you can see that repetition allow ना करने से हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितनी तेजी से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैसी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल कहीं आप ऐसे पासवर्ड यूज कर रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि रिपीटिशन अलाउ ना हो, और फॉर एग्जांपल कहीं पे आप इस तरह की पासवर्ड या कोड जनरेट कर रहे हो जहाँ पे रिपीटिशन आप अलाउ दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। तो अगर कैलकुलेशन कैसे करनी है ये काउंटिंग टेक्निक आपको सिखाएगी। ओके, सो आई होप कि रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमें एटमोस्ट एटलीस्ट क्लियर है। ओके, तो ये आपका टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि आप इसे अटेम्प्ट करें और देखें कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमने रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नॉन रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि अगर वॉवेल्स हैं या नहीं है उसका कैसे इफेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और कंडीशन भी है कि लेटर स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस, तो इसको देख लेते हैं आपने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहते हैं कि स्टार्ट विद एक्स, तो 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, और इसको हमने स्टार्ट करेंगे एक्स से, तो ये तो फिक्स हो गया, सही है। इसका तो एक ही नंबर ऑफ वेज है कि एक्स ही आएगा। फिर बाकी को आप देख लो, यहाँ पे 26 में से कितने एक्स आपने यूज कर लिया, बाकी आपके पास रह गए 25। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं, तो 25 इंटू 25 इंटू 25, तो इसका मतलब है यहाँ 25 रेज़ टू द पावर 7, इतने नंबर ऑफ फेज होंगे। फिर इसी तरह स्टार्ट विद एक्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सही है, इन्होंने रिपीटिशन अलाउ नहीं की, तो इसका मतलब है एक एक डिजिट कम होता चला जाएगा। दैट स्टार्ट विद एक्स, स्टार्ट एंड एंड विद एक्स, इसका मतलब है फर्स्ट पे भी एक्स आएगा, एक ही नंबर ऑफ वे है, और एंड में भी एक्स आएगा, एक ही नंबर ऑफ वे है। जो बीच के 6 डिजिट रह गए इनमें चेंज हो सकते हैं, और रिपीटिशन अलाउ किए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 26। अच्छा, रिपीटिशन अलाउ होता है, एक्स भी रिपीट हो सकता है, तो इट मीन्स 26 इंटू 26, इस तरह 26 रेज़ टू द पावर 6। ओके, और फिर नीचे भी आप देख लो कि कहते हैं दैट स्टार्ट विद द लेटर बी ओ एंड एंड विद दिस। तो ये आपका टेस्ट है, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अब हम चलते हैं अपने कुछ मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ। ओके, आई होप कि आपके पास एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, आपके सम रूल और प्रोडक्ट रूल आपको क्लियर हो गया है।
रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशन क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्ट रूल की तरफ। तो सब्ट्रैक्ट रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास और की कंडीशन है, हम दो कंडीशंस को ऐड करें, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन ओवरलैप है, ये ए सेट है ये बी सेट है, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं तो जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ए और बी के नंबर ऑफ एज को ऐड कर देंगे तो ये पोर्शन बार बार ऐड होगा। जब हम ए में ऐड करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, और जब हम बी ऐड करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा। इस पोर्शन को हमें ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये काउंटिंग बार बार ना हो जाए। तो हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी, या ए और बी, या ए प्लस बी। ठीक है। सो यहाँ पे हमें अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स ताकि हमें पता चले कि कब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। Okay, so question is how many bits string of length 8 either start with 1 or end with the 2 bits 0 0। अब देखो यहाँ पे कहते हैं 8 bits 8 bit लेंथ है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और कंडीशन है कि 1 से स्टार्ट होगी और बाकी में कोई भी बिट्स आ सकती हैं। सो अगर बाकी में कोई भी बिट्स आ सकते हैं तो यहाँ 1 या 0 में से कुछ भी आ सकता है, इंटू 1 या 0 में से कुछ भी आ सकता है। इस तरह आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 7 नंबर ऑफ वेज हैं कि डिफरेंट बिट्स यहाँ पे असाइन कर दी जाए, और आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग 8 लेंथ की स्ट्रिंग बन जाए जिसमें कोई भी बिट्स यूज हो रही है, बस स्टार्ट 1 से हो। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 की स्ट्रिंग है, लेकिन एंड हो रही होगी 0 0 से। मीन्स यहाँ पे 2 कोई भी आ सकती है 1 या 0 में से, यहाँ 1 या 0 में से कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है यहाँ। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 2। अच्छा 0 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दरअसल 0 0 तो आप यहाँ लिखेंगे। इट्स बेटर कि मैं इसे लिखूं ऊपर यहाँ, कि यहाँ 0 आएगा यहाँ, और नंबर ऑफ वेज क्या है, एक ही नंबर ऑफ वेज, 1 नहीं आ सकता, बस 0 आएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ वे 1 है। ठीक है, 0 0 तो बिट है, ये मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन एक नंबर ऑफ वे के बस आप 0 ही यूज करोगे, और यहाँ दो नंबर ऑफ वेज नहीं, 1 या 0 कुछ भी आ सकता है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5। इट मीन्स कि यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 7 नंबर ऑफ वेज इस बात के हैं कि आपके पास जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो 1 से होगी। 2 रेज़ टू द पावर 6 नंबर ऑफ वेज आपके पास इस बात के हैं कि जो स्ट्रिंग एंड हो रही होगी वो 0 0 पे, लेकिन बीच की जो स्ट्रिंग है ना वो दोनों में, जो 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड और एंड हो रही होगी 0 से 0 0 से या किसी भी नंबर से, लेकिन जो बीच के नंबर है ना वो यहाँ, और जो बीच के नंबर है वो यहाँ, इन दोनों में एक जैसे भी हो सकते हैं। तो ये बिट्स डबल काउंट हो गई, इधर भी काउंट हो गई इधर भी काउंट हो गई। देखो ये इसका ए का भी हिस्सा है और बी का भी, तो ये ट्वाइस काउंट हो गई है, इनको डबल डबल काउंट नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 7 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और माइनस कर देंगे ये 5 बिट, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5, जो कि बार बार इधर भी ऐड हो रही है इधर भी, तो एक ही दफा ऐड करेंगे ना, दो दफा थोड़ी ऐड करेंगे इधर भी और इधर भी, इसलिए एक दफा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 128 प्लस 64 माइनस 32। तो ये जो 32 स्ट्रिंग है, 32 स्ट्रिंग्स हैं वो दो दफा काउंट हो गई हैं, इसलिए हमने एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो जो यहाँ नंबर ऑफ वेज आएगा वो हमें बताएगा कि कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स बनेंगी जो स्टार्ट हो रही होंगी 1 से या एंड हो रही होंगी 0 0 से। ठीक है, तो इन दैट केस हम सब्ट्रैक्शन रूल यूज करते हैं जहां पे कुछ नंबर्स बार बार ऐड हो जाते हैं। अच्छा, नीचे एक बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है जहां पे सब्ट्रैक्शन रूल नहीं लगेगा। कहते हैं हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 ईदर स्टार्ट विद 1। अब देखो अच्छा इधर हटा, यहाँ एंड की कंडीशन है ना इसलिए इधर नहीं है। स्टार्ट विद 1 एंड विद 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 की स्ट्रिंग हमें ऐसी चाहिए जो स्टार्ट हो रही हो 1 से और एंड हो रही हो 0 0 से। इसमें दोनों कंडीशन एक में ही लगी हुई है। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 5, 32 डिफरेंट बिट्स बन सकती हैं, बिट लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, 32 डिफरेंट बन सकती हैं 8 बिट लेंथ की जो स्टार्ट हो रही हो 1 से और एंड हो रही हो 0 0। तो यहाँ क्योंकि एंड यूज हो रहा था तो दोनों में एक ही जगह यूज हो गया। यहाँ क्योंकि और था, या तो वो 1 से स्टार्ट हो रही हो या 0 0 पे एंड हो रही हो। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग है जो 1 से स्टार्ट हो रही होंगी चाहे 0 0 पे एंड ना हो रही हो, लेकिन
यहाँ पे वही नंबर यूज हो रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी स्ट्रिंग ऐसी होंगी जो 0 0 पे एंड हो रही होंगी, हो सकता है 1 से भी स्टार्ट हो रही हो, तो ये यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी। तो ऐसी 32 स्ट्रिंग ऐसी हैं जो बार बार ऐड हो जाएंगी ना, जो 1 से स्टार्ट हो रही होगी और 0 0 पे एंड होगी, बीच के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह की 32 बिट्स यहाँ बार बार ऐड हो रही थी, इसलिए हमने इसको एक दफा माइनस करवाया। और यहाँ क्योंकि एंड की कंडीशन है, कंडीशन ही ये है कि 1 से स्टार्ट हो 0 0 पे एंड हो, तो कुछ सब्ट्रैक्ट, ये एडिशन रूल यहाँ लगेगा ही नहीं, बस आपने ये 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाया और आंसर आ गया 32। 32 ऐसी बिट्स हैं। तो ये क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का। एंड इन्होंने पूछा है, ये कंडीशन है, हमें एंड बताओ जहां ए एंड बी दोनों इंप्लीमेंट, जो 1 से स्टार्ट भी हो रही है और 0 0 पे एंड भी हो रही है, ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन ने पूछी है, ठीक है। जबकि इस कंडीशन में इन्होंने और की कंडीशन पूछी कि या तो वो 1 1 से स्टार्ट हो रही हो या 0 पे एंड हो रही हो। तो हमने ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, कुछ नंबर बार बार ऐड हो गए, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने इधर से माइनस कर दिया। ये ए सेट है प्लस बी सेट है, माइनस हम कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन में भी अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इस इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद। सो बार बार सुने इन बातों को, बार बार पढ़ें इन लेक्चर्स को, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक्सरसाइज करते हुए आप कंफ्यूज ना हो कब एडिशन यूज करना है, कब मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। Okay class, now we have a very interesting question. A computer company received 350 applications. Okay, so total जो application receive हुई हैं इस कंपनी को, which is ये टोटल एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये है हमारे पास 350 इन विच कॉलेज ग्रेजुएट्स आर देयर एंड वेब सर्विसेज की जॉब है। और उसमें कहते हैं 220 दीज एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर साइंस मेजर। तो हम कहते हैं ओके हमारे पास यहाँ पे 220 जो ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस मेजर के हैं। फिर 147 मेजर्ड इन बिजनेस, 147 are measured in business, 51 measured both in computer science and business। ये जो बीच के लोग हैं जिन दोनों मेजर में जिन्होंने अपना नाम लिखा है, वो हमारे पास कितने हैं 51। हमने जो एप्लीकेशन उन्होंने से फॉर्म फिल करवाया होगा, तो इन 51 लोगों ने कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भी फिल किया होगा और इन 51 लोगों ने बिजनेस का भी भरा होगा, ठीक है। ये बिजनेस है और ये कंप्यूटर साइंस है। अब अगर आप देखो, अच्छा पूछा क्या, हाउ मैनी दीज एप्लीकेंट्स मेजर नीदर इन कंप्यूटर साइंस नॉर इन बिजनेस। तो उन्होंने हमसे पूछा है ये ग्रीन रीजन, ये ठीक है, जो ना कंप्यूटर साइंस मेजर के हैं और ना बिजनेस मेजर के। मतलब हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ना वो कंप्यूटर साइंस के लोग हों ना वो बिजनेस के लोग हों, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। और ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आप ए में ऐड कर दोगे बी सेट, मतलब सी एस और बिजनेस के लोगों को मिला लोगे, लेकिन माइनस करना होगा उनमें से 51 लोग जिन्होंने 2 दफा कंप्यूटर साइंस में भी फॉर्म भर दिया और बिजनेस में भी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमें ए यूनियन बी मिलेगा, ठीक है। सो ए 220 हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस मेजर हैं, प्लस 147 ऐसे लोग हैं जो हमारे पास बिजनेस मेजर हैं। अगर आप 220 में 147 सिंपली ऐड करो तो आप देखोगे कि जो आपके पास फिगर आ रही है वो टोटल फिगर से भी ज़्यादा है, मीन्स 220 प्लस 147 इज इक्वल टू 367। आपके पास 367 तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करने से बन रहा है, जबकि टोटल एप्लीकेंट्स जो आए थे वो 350 थे। इट मीन्स कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार काउंट हो रहे हैं। वो कौन से ऐसे लोग हैं, ये 51 लोग, ये बार बार काउंट हो रहे हैं, सीएस में भी काउंट हो रहे हैं और बिजनेस में भी। हमें तो इनको 2 दफा नहीं, एक ही दफा काउंट करना है, तो इसलिए हम एक दफा इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। नहीं तो इनकी तो टोटल फिगर 350 एप्लीकेंट्स आए थे और हमारे पास जो आंसर है वो 367 आएगा। 220 प्लस 147 करोगे तो आपके पास 367 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 367 में से माइनस करा देंगे 51 को, उन लोगों को जिन्होंने 2 दफा फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 316। ये 316 कौन लोग हैं, तो ये जो अंदर हमारे पास लोग हैं जिसे हम फिल करते हैं इस पर्पल से, ये पूरा जो सेट आया है जो कंप्यूटर साइंस या बिजनेस के लोग हैं, ठीक है। तो ये पर्पल शेड शो कर रहा है कि आपके पास कितने हैं, ये 316 316 ऐसे लोग हैं।
और हमें बताना था कि वो कंप्यूटर साइंस और बिजनेस के लोग ना हो, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 350 टोटल में से इन बिजनेस और कंप्यूटर साइंस के 316 लोग जो आए हैं इन्हें माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस होंगे तो आपके पास वो लोग आ जाएंगे जो ना कंप्यूटर साइंस के हैं ना इसके, विच इज 34%। ठीक है, ना ये कंप्यूटर साइंस के होंगे ना ये बिजनेस के होंगे ना ये दोनों में से होंगे, ये इस बाहर की जो बाहर की बाउंड्री है इसमें हमारे पास 334 लोग आ रहे हैं। ठीक है, सो अब आप ऐड करके देखो, आप 220 ऐड करो, उसमें आप ऐड करो 147 और इन 51 को माइनस कर देना, तो ये वाला सेट आ जाएगा। इसमें 34 ऐड करोगे तो आपको ये 350 एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम काउंटिंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं यार टोटल एप्लीकेशन 350 आई थी, मैंने दोनों को ऐड किया तो ये तो टोटल बन रहे हैं 347, तो ये 367, तो ये बार बार काउंट कहाँ हो गए, तो ये बार बार काउंट हो गए इनकी वजह से जिन्होंने डबल टाइम फॉर्म फिल कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप भी रियल लाइफ में कभी कभार आपको मिल सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसी कंडीशंस होती है जो दोनों को मीट करी होती है वो बार बार ऐड होती है। वो जब आप बोलोगे भाई कंप्यूटर साइंस वाले हाथ खड़ा करें, उसमें भी हाथ खड़ा करेंगे, आप बोलेंगे बिजनेस वाले हाथ खड़ा करो, उसमें भी हाथ, तो वो ट्वाइस ऐड हो जाएंगे, इसलिए फिर उन्हें एक दफा माइनस करना होता है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है भाई लास्ट डिवीजन रूल। ठीक है, सो लेक्चर क्योंकि बहुत लंबा हो गया, हम सिर्फ डिवीजन रूल पे से ख़त्म करते हैं। जो ट्री डायग्राम और उसके आगे का लेक्चर है फिर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, ताकि मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आप लोग बोर हो जाओगे इतना ज़्यादा पढ़ोगे। अच्छा, डिवीजन रूल ऐसा रूल होता है कि कभी कभार हम फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्राउड है और उसमें आप ऊपर से देख रहे हो किसी जगह से और आपको सिर्फ इतने नज़र आ रहे हैं, आप सिर्फ उनके शूज़ काउंट कर पा रहे हो या लेग्स काउंट कर पा रहे हो, और आप कहते हो कि यार 6 शूज़ नज़र आ रहे हैं या 6 शूज़ नज़र आए हैं हमें, इसका मतलब है कि कितने लोग होंगे। तो पॉसिबली कि हर एक की अगर दो दो टांगे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसी केसेस में आपके पास डिवीजन रूल लगता है कि हमारे पास जो नज़र आ रहा है और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं, हर एक की अगर 2 टांगे हों तो हमारे पास टोटल तकरीबन 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास काउ की एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपके पास कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम है डेवलपमेंट काउंट्स द लेग ऑफ द काउस, काउ पोस्चर्स में से हम काउ की लेग्स काउंट करें। सपोज दिस सिस्टम हैज डिटरमाइंड द फार्मर्स पोस्चर्स, देयर आर एग्जैक्टली 572 लेग्स उसको नजर आई हैं। हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द पोस्चर दैट ईच काउ हैज 4 लेग, कहते हैं कि हम बता रहे हैं कि हर गाय की 4 टांगे तो हैं, ये बात हमें पता है, और हमारे सिस्टम ने 572 लेग्स काउंट किए, तो बताएं कितनी काउज होंगी। आप इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी होंगी। ठीक है, तो डिवीजन रूल आपने जब यूज करना है जब आपको पता हो कि अच्छा ये हमें मिल रहा है लेकिन टोटल जो भी होगा उसमें आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये हर गाय की एक एक टांग नहीं, जो 572 काउज हो, हर एक गाय की 4 टांगे, तो इस हिसाब से हमारे पास 143 काउज हो सकती हैं। ठीक है, जब आप 572 को डिवाइड करोगे 4 से तो वी है 143 काउज आर। ट्री डायग्राम यूज करते हुए हमें इसका सैंपल स्पेस बनाने के कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ट्री डायग्राम की अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच बनाएं। 2 आउटकम्स, जब आपने टॉस किया कॉइन तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल। ओके, हेड एंड टेल के बाद जब आपने सेकंड टाइम टॉस किया होगा फिर आपके पास क्या आ सकता है कि पहले हेड आया हो फिर देन दोबारा हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए, पहले हेड आया था अब टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आया था फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम हेड आ जाए, या सेकंड टाइम फिर टेल आ जाए। 2 टाइम्स टॉस हो गया। थर्ड टाइम टॉस करने का उन्होंने कहा, तो इसलिए हम एक थर्ड सैंपल स्पेस बनाते हैं। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आया हो, सेकंड में हेड आया हो और थर्ड में भी हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है हेड टेल और दोबारा हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है हेड टेल और उसके बाद दोबारा टेल आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में टेल हो फिर हेड हो और फिर हेड, या फिर टेल हेड टेल भी हो सकता है, या फिर हेड और टेल। तो इस तरह हमने हर ब्रांच पे हेड टेल लिख दिया और यहाँ से हमारे बनना शुरू हो जाएंगे अब सैंपल स्पेस लाइक दिस। सबसे पहला सैंपल स्पेस है कि आपके पास 3 टाइम्स आपने कॉइन आपने टॉस किया तो तीनों में आपके पास हेड 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 आ जाए। ओके, तो ये फर्स्ट सैंपल स्पेस हेड हेड हेड। फिर ये हो सकता है कि आपके पास हेड
आए, फिर हेड आए और उसके बाद टेल आ जाए, तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है हेड, हेड एंड टेल। देन आपके पास सैंपल स्पेस हो सकता है हेड के बाद टेल और टेल के बाद दोबारा हेड आ जाए। तो इस तरह आपने अब सारी ब्रांचेस को रीड करना है, हेड टेल एंड हेड। या फिर हो सकता है हेड टेल और उसके बाद फिर टेल आ जाए, हेड टेल टेल। या फिर अच्छा अब देखो ये सारे वो सैंपल स्पेस हैं जो हेड से स्टार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेड से लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ गए, तो सारे हेड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें आएंगे जो टेल से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे टेल, हेड और हेड। ये हो सकता है कि 3 कॉइन्स पे फर्स्ट में टेल आया हो, सेकंड पे हेड आया हो और देन थर्ड पे हेड। या हो सकता है पहले टेल आया हो, फिर हेड आया हो और उसके बाद फिर टेल आ जाए, तो टेल, हेड, टेल। या फिर हो सकता है टेल, टेल और हेड, ये वाला सैंपल स्पेस हो सकता है टेल, टेल और हेड। या फिर तीनों आपके पास टेल आ जाए, तीनों कॉइन्स में टेल। तो ये पॉसिबल 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। कैसे पता चलेगा? हर एक के 2 आउटकम्स हैं, 3 टाइम आपने कॉइन टॉस किया है तो 2 रेज़ टू द पावर 8। तो इतने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ गए। तो इस तरह अगर कोई सैंपल स्पेस बनाने तो इसमें हमारा ट्री डायग्राम बहुत हेल्प करता है। अब अगर इसमें हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जो हेड से स्टार्ट हो रहे हो, तो आपके पास ये 4 आउटकम है जो हेड से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे आउटकम्स जो टेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 4 आउटकम ऐसे हैं जो टेल से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे आउटकम जिसमें 2 कंसेक्टिव टेल आए, तो आप यहाँ देखोगे टेल, टेल और फिर हेड, टेल, टेल और फिर टेल। ठीक है, तो इस तरीके से ट्री डायग्राम में आप बहुत से एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। Okay, in this question they are asking how many bit string of length 4 do not have two consecutive one. अच्छा, अब अगर सिंपल होता है कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ 4, तो आप सिंपल करते हैं कि आप 1 एंड 0 लेते हैं, क्योंकि 2 बिट्स हो सकती हैं, और उसके बाद इस तरह के 4 स्टेप्स में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लेंथ का उन्होंने पूछा है। लेकिन साथ में उन्होंने कह दिया कि डू नॉट हैव टू कंसेक्टिव वन। इसका मतलब है कि 1 1 के बाद दोबारा हमारे पास एक आउटपुट होना चाहिए था 1 और 0। लेकिन अब हम ये वाला 1 वाला आउटपुट नहीं लेंगे, इसे हम यहाँ पे इस ब्रांच को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि अगर ये 1 ले लिया तो इसके बाद जितने भी आउटपुट बनेंगे उन सब में कंसेक्टिव 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह ट्री डायग्राम आपको इस तरह भी हेल्प करती है एनालिसिस करने में। 1 0, फिर इसके बाद आपके पास आएगा 1 0, देन आपके पास आएगा 1 0। 4 स्टेजेस पे हमने काम करना है। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई, और यहाँ फोर्थ स्टेज तक जाना है, क्योंकि हमें 4 बिट लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। अच्छा, अब इस 1 के बाद दोबारा या तो 1 आएगा या आपके पास 0 आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि डू नॉट हैव टू कंसेक्टिव वंस। तो अगर हम ये वाली नोट लेती हूँ तो मेरे पास दोबारा कंसेक्टिव 1 आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी कट दिस नोट फ्रॉम देयर। हम इससे आगे काम नहीं करेंगे ताकि हमारे पास कंसेक्टिव 1 ना आए। फिर 1 0 और 4 स्टेज पे 1 0 1 0। ठीक है, और ये फोर्थ स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, फिर देखो 1 0 0 0 के बाद फिर आप 1 और 0 नोट ले सकते हैं, कोई भी कंसेक्टिव 1 नहीं आएगा इसमें। ओके, कंप्लीट हो गई नोट्स। अब यहाँ पे भी हम ले सकते हैं एक 1 0, फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं इसका 1 और 0, लेकिन अगर मैंने ये 1 ले लिया फिर कंसेक्टिव 1 आ जाएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। 1 एंड 0, कोई कंसेक्टिव 1 नहीं आ रहा, 0 0 1 0 0 0। ठीक है, इसके बाद फिर इस 0 की 2 नोट्स हो सकती हैं, 1 एंड 0 आप दोनों ले सकते हैं। इसकी भी 2 नोट्स हो सकती हैं 1 और 0, लेकिन आप 1 वाली नोट ना लें ताकि 2 कंसेक्टिव 1 ना आए, सिर्फ 0 लें। फिर यहाँ पे हो सकती है 1 एंड 0। तो ऐसी कितनी नोट्स आई जहाँ पे आपके पास कंसेक्टिव 1 नहीं है, तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 0 1 0। सबसे पहली जो है स्ट्रिंग ये 1 0 1 0। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हम लिखेंगे इस तरह। आप रीड करते जाएं और आपके पास स्ट्रिंग बनती जाएगी 1 0 1 0। फिर है 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर है 1 0 0 0 1 0 0 0। देखिए लेंथ 4 है और आपके पास ऐसी स्ट्रिंग्स आ रही हैं जहां कंसेक्टिव 1 नहीं है। फिर 0 1 0 1 0। अब जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 0 1।
फिर है 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है कि मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, 0 1 0 1 ये वाली स्ट्रिंग थी। फिर है 0 1 0 0 ये वाली स्ट्रिंग आ गई। फिर नेक्स्ट आपके पास है 0 0 1 0, तो हम इसे राइट कर लेते हैं 0 0 1 0। देन आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है 0 0 1 0 हो गई, 0 0 0 1। अब हम इसे राइट करते हैं 0 0 0 1, और फिर लास्ट है 0 0 0 0, तो 0 0 0 0। ये सारी 4 स्ट्रिंग ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी कंसेक्टिव वन नहीं आ रहे। तो इस तरह की कोई खास सैम्पल स्पेस है वो भी हम ट्री डायग्राम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ट्री डायग्राम बहुत सिंपल सी है, जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं आप वो लेते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं कि हमेशा 2 ही आउटकम्स हों, कभी कभार 3 भी आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉसिबल आंसर हो सकता है A B C एंड D, ठीक है। तो इस तरह इसके 4 पॉसिबल, तो 4 ब्रांचेस बनेंगी। तो इसी तरह मोर देन 2 ब्रांचेस भी ड्रॉ हो सकती हैं। नेक्स्ट केस है कि हमारे पास आ जाए सर्कुलर अरेंजमेंट्स। बहुत से एग्जाम क्वेश्चंस में या टेस्ट में आपके पास आता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स कैसे करनी है। सो फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, हाउ मैनी वेज टू सीट 4 पीपल अराउंड अ टेबल। तो अगर आपके पास ये राउंड टेबल है और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर, ओके, और इफ वी हैव डिफरेंट पीपल लाइक दिस 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 दिस, ठीक है, डिफरेंट शेप्स बना देते हैं, ओवल शेप, और ये कुछ पर्सन है जिन्हें यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ सर्टेन पीपल हैं जिन्हें आपने राउंड टेबल पे अरेंज करना है, तो राउंड टेबल पे अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले एक फर्स्ट इनिशियल कंडीशन को फिक्स करना होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे चेयर्स हैं, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वन को डिसाइड करेंगे कि किस चेयर पे आपने किसे सेटल डाउन करना है। तो सबसे पहले कहते हैं ओके भाई स्टैरिक आप यहाँ से स्टार्ट करें, स्टैरिक यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। इसके बाद आप बाकी को कहेंगे अच्छा आप इधर इधर इधर, तो इनकी अरेंजमेंट आप बाकी डिफरेंट अंदाज से चेंज कर सकते हो। तो जब भी कभी हम राउंड टेबल में या सर्कुलर अरेंजमेंट्स करते हैं तो हमारे पास n-1 फैक्टोरियल वेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा हाउ मैनी वेज 4 पीपल सिट अराउंड अ टेबल, तो इट मीन्स अगर 4 पीपल हैं तो आपने सबसे पहले अपना राउंड टेबल पे 4 पर्सन 1 2 3 एंड 4, सबसे पहले आपने कहा ओके आप आए और इधर बैठ जाए, एक सीट तो ये रिजर्व हो गई, ठीक है। अब जो बाकी 3 है उसको आप बोलोगे ठीक है फर्स्ट वन आप इधर आ जाओ, सेकंड इधर आ जाओ, थर्ड इधर आ जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर, तो इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो सर्कुलर टेबल पे अगर 4 पर्सन को अरेंज करना है सो वी हैव, आपने एक को फिक्स कर दिया, बाकी 3 के लिए आपके पास 3 प्लेसेस हैं, तो आप बोलोगे ठीक है भाई इन तीनों में से किसी भी जगह पे जाके बैठ जाए, तो आपके पास 3 नंबर ऑफ वेज हैं। फिर ये भी अरेंज हो गया किसी भी सीट पे जाके, तो अब बाकी 2 के लिए आपके पास 2 नंबर ऑफ वेज हैं। ये सेकंड भी आके यहाँ कहीं अरेंज हो गया, तो फोर्थ वन के पास आपके पास एक ही नंबर ऑफ वेज बचेगा। तो इट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, it means 3 factorial, it means 4 minus 1 factorial, so that's why circular arrangement is n-1 factorial। तो जब भी कभी सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है तो आप याद रखें आपने n-1 फैक्टोरियल करना है, ठीक है। और अगर यही इन लोगों को आपने इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से सिटिंग किसी स्ट्रेट लाइन में सेट करना होता तो आप फर्स्ट वन को पिक करते कहते भाई 4 में से कहीं भी जाके आप बैठ जाओ, तो उसके लिए 4 नंबर ऑफ वेज होते। थर्ड को बुलाते कहते किसी भी जगह पे बैठ जाओ 3 सीटों में से, तो उसके पास 3 नंबर ऑफ वेज थे। जो 2 लोग बचते सेकंड के लिए और जो लास्ट में बचता उसके लिए सिर्फ 1 नंबर ऑफ वेज, तो इट बिकम 4 फैक्टोरियल। तो अगर स्ट्रेट लाइन में आपने 4 लोगों को बिठाना है तो 4 फैक्टोरियल, और अगर राउंड टेबल पे आपने 4 लोगों को बिठाना है तो एक को फिक्स करें, बाकी 3 के अरेंजमेंट चेंज हो सकती हैं। और ये वाली सीट भी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, तो इस मगर आपने एक फिक्स करना होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज 4 minus 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके ओके, इसकी कुछ और मजीद एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाउ मैनी वेज आर देयर टू सीट 6 पीपल
around a circular table where two sittings are considered the same when everyone has the same two neighbors without regarding they are right or left neighbors. तो इसका मतलब यही है कि आपके पास 6 पर्सन है, आपने उन्हें सेटिंग डाउन करना है. तो अगर ये पर्सन है, यहाँ पे इसके स्क्वायर है और यहाँ पे ट्राइंगल, तो इट मीन्स ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट है कि अगर आपने इनको ऐसे अरेंज किया कि आपके पास स्टेरिक यहाँ है और इसके राइट पे दोबारा आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है और इधर आपके पास ट्राइंगल. तो ये सिटिंग अरेंजमेंट और ये सिटिंग अरेंजमेंट एज इट इज है. तो बस फर्स्ट वन को आपने, इसका मतलब है कि आपने इसको फिक्स करना है और फिर आपने बिठाना शुरू करना है. तो कोई मसला नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन यहाँ है या फर्स्ट पर्सन यहाँ है, इसके राइट और लेफ्ट सेम नेबर है, तो ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट कहलाएगा. तो अगर 6 पीपल को आपने सेटल डाउन करना है राउंड टेबल में, तो आप क्या लिखोगे, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल. ठीक है. अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक हाउ मेनी वेज आर देयर टू सीट 4 ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल. से ये आपने 4 पर्सन सिलेक्ट करने फ्रॉम 10 पर्सन एंड देन सीट देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल. टू सीटिंग आर कंसिडर द सेम एंड ये वही कंडीशन है कि अगर आपके इमीडिएट लेफ्ट और राइट सेम पर्सन है तो फर्क नहीं पड़ता स्टेरिक यहाँ है और उसके एक तरफ स्क्वायर है, या ये स्टेरिक आपने यहाँ सेटल डाउन किया था उसके एक तरफ स्क्वायर है और राइट. तो अगर लेफ्ट एंड राइट नेबर सेम है तो ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि पहले को आपने फिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है. तो ये सिलेक्टिंग के लिए हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. 10 में से आप पहले 4 को सिलेक्ट करो और फिर जितना भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आता है 4 को, उसको फिर अरेंज करने के लिए, क्योंकि आपने अरेंज कितने लोगों को करना है, सीट करना है 4 पीपल ऑफ ग्रुप इन अ राउंड टेबल, तो इसलिए ये आ जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल. कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का भी पूरा डिटेल लेक्चर देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है आपके पास राउंड टेबल की. हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इन विच 10 बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस. तो अब नेकलेस में एक एक्सेप्शनल केस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तो लोगों को हमें राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है, तो इनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप बिठा रहे हो तो थोड़ी सी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो जाएंगी. ठीक है. अगर स्टेरिक यहाँ है और स्क्वायर को आपने यहाँ बिठाया और इसको यहाँ बिठाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये अलग अरेंजमेंट है. और इसी तरह अगर आपने स्क्वायर को यहाँ बिठाया और आपने एंटी क्लॉकवाइज बिठाना शुरू किया, आपने कहा कि स्टेरिक के आप जो है इस साइड पे बैठे हैं और आप जो है इस साइड पे हैं, तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट है. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं जब आप किसी लोगो को अरेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इसका एक साइड फिक्स है. लेकिन नेकलेस में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो सेम बीडिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि नेकलेस दोनों साइड से एक ही जैसा लगता है. तो इन दैट केस अगर आपके पास है कि आपने 10 बीड्स को अरेंज करना है इन अ नेकलेस, तो इट 10 सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसलिए 10 माइनस 1 फैक्टोरियल. बिकॉज इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीट्स आपका नेकलेस दोनों तरफ से एक ही जैसा लगता है. तो इसलिए हम इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 2, कि आपकी ये जो रिपीटिशंस आ रही हैं दो दफ़ा एक ही अरेंजमेंट लगेगी, आप 2 दफ़ा काउंट कर लोगे, तो इसलिए तो इट बिकम 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. तो जब भी कभी कोई नेकलेस है या कोई बीड्स की कोई बनी हुई चीज़ है या कोई ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो हम -1 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं 2 से. और अगर इसी तरह से टेबल है या कोई ऐसी जगह है आपने प्लांट्स लगाने सर्कुलर में जहाँ पे फिक्स है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा, वहाँ पे n-1 फैक्टोरियल रहता है. तो आप जरूर याद रखिएगा. ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं. थैंक यू सो मच. कीप ट्यूनिंग. अल्लाह हाफिज.